आज हम लोग इसका थर्ड यूनिट करेंगे, एंटरप्राइज मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग इज़ नॉट न्यू फॉर यू। मार्केटिंग हम लोगों ने बिजनेस स्टडीज़ में भी किया हुआ है, अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है। ठीक है, तो मार्केटिंग का मतलब हमें पता है कि मार्केटिंग डज नॉट मीन ओनली टू सेल गुड्स। मार्केटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर नीड्स इन द मार्केट, और आफ्टर सेल सर्विसेज तक हमारी मार्केटिंग चलती है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन तक। ठीक है, याद है हम लोगों ने यही पढ़ा है ना कि सेलिंग का मतलब जस्ट टू एक्सचेंज गुड्स, बट मार्केटिंग का मतलब है कि हम मार्केट रिसर्च भी करें, फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट अकॉर्डिंगली हो, और उसके बाद कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी आए पोस्ट सर्विसेज, जो सेल सर्विसेज होती हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो मार्केटिंग पढ़ेंगे वो वही स्ट्रैटेजीज पढ़ेंगे कि मार्केटिंग में हमारे मेजरली 4 P's होते हैं। कौन से 4 P's होते हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। ठीक है, तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का मतलब क्या हुआ? मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का मतलब वो जो भी हमारी एक्टिविटीज हैं इन रिलेशन टू मार्केटिंग, यानी कि पूरा एनालिसिस से लेकर पूरा रिसर्च, स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडिंग, ये सब मिला के, इन सबको मिला के हम कहते हैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होगी। सो मार्केटिंग मिक्स का मतलब क्या हुआ? 4 P's का मतलब होता है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स का मतलब क्या हुआ कि totality of all the components which influence sale of a product। ठीक है, फादर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट कौन है? फिलिप कॉटलर। फिलिप कॉटलर इज फादर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। फर्स्ट टाइम उन्होंने ही ये बात बताई, या इस बात को उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के बाद इस बात की वेटेज दी कि मार्केटिंग भी एक अलग सेगमेंट है जिसके बारे में बात की जानी चाहिए। उससे पहले तो मार्केटिंग का क्या है, तो सेल तो ये तो काम ही है, सेल करना है तो काम ही है, इसके लिए अलग से क्या करना। बट उन्होंने पहली बार ये बोला कि देयर आर सम कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स। तो जो भी हमारे कंट्रोलेबल वेरिएबल्स हैं उनको टारगेट मार्केट के अकॉर्डिंगली हम रिलेट करके उनको यूज़ करें, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले वो बात कर रहे हैं प्रोडक्ट की कि प्रोडक्ट क्या होता है। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ? बंडल ऑफ यूटिलिटीज। तो बंडल में ऑफ यूटिलिटीज मीन्स ऐसा प्रोडक्ट जो कस्टमर को सेटिस्फाई करे। इसमें हमारे पास 3 आते हैं, ब्रांडिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग। ठीक है, तो ब्रांडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। ब्रांडिंग क्या होती है? ब्रांडिंग तो प्रोसेस होता है ना जिसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को एक्सप्रेस, जैसे कि मारुति इज अ ब्रांड, Hyundai इज अ ब्रांड, तो ये तो ब्रांडिंग है। और Hyundai इज अ ब्रांड नेम। ठीक है, और जो उसका साइन है ऐसे स्लैंटिंग H जिसे हम कहते हैं, दैट इज ब्रांड मार्क। और क्योंकि वो लीगलाइज्ड है, दैट्स व्हाई व्हेन ब्रांड मार्क बिकम लीगलाइज्ड, टेक अ लीगल फॉर्म, दैट इज कॉल्ड लीगल ट्रेडमार्क। ठीक है ना। और हर एक की जैसे कि एक टैग लाइन होती है, ठीक है, जैसे कि आई लव यू रसना, आई लव यू रसना, आई एम लविंग इट, आई एम लविंग इट मैकडी की है। तो ये सब टैग लाइन्स हैं। तो ये सब हमारी ब्रांडिंग के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो ब्रांडिंग का मतलब हो गया कुछ इस तरह का जो मार्केट में लोगों की अटेंशन ले। तो ब्रांड नेम बहुत स्मॉल स्वीट होना चाहिए, ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए जो आपके ब्रांड के बारे में बताए, वो ब्रांडिंग है। ठीक है, तो ब्रांडिंग, क्योंकि किसी भी कंपनी का जो ब्रांड है वहाँ से उस पर इम्प्रेशन हमेशा अच्छा पड़ता है। हम जैसे चाय की बात कर रहे थे, अब चाउस है तो चाउस को सुन के समझ में आता है कि दिस इज समथिंग रिलेटेड टू चाय, एंड वाओ चाउस,
तो कुछ ऐसा हुआ कि जो हमें सुन के हमें एक पॉजिटिविटी फीलिंग आई, ठीक है। तो इस तरह से ब्रांड नेम हमारा होना चाहिए। लेबलिंग क्या होता है? जो इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन, जो कि लेबल कैसा होना चाहिए, ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए जो कि लेबल पर हम लिख सके। अब अगर नाम ऐसा हो बहुत बड़ा सा और वो आपके किसी भी जो एक्सेसरीज हम बनाते हैं, जो भी हमारे मार्केटिंग किट्स होती हैं, उन सब पे अगर उन्हें प्रिंट ही नहीं करा पाए तो फ़ायदा क्या, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो लेबल है, लेबल ऐसा होना चाहिए जिस पे सारी इन्फॉर्मेशन आए, और ब्रांड ऐसा होना चाहिए, ब्रांड नेम, जो उस लेबल पे लिख सकें। लेबलिंग में क्या ध्यान रखना होता है कि सारी इन्फॉर्मेशन, कैसी इन्फॉर्मेशन, जैसे उसका प्राइस, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी, प्राइस, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, इंग्रेडिएंट्स, प्रिकॉशंस, कस्टमर केयर नंबर, ये सब डिटेल्ड हमारी उसमें होनी चाहिए, ठीक है। तो ब्रांडिंग में हमने जब बात करते हैं तो जैसे कि अगर हम बात करें ब्रांड, तो कार तो जेनरिक हो गया और मारुति ब्रांड नेम हो गया, ठीक है। तो ब्रांडिंग हमें समझ में आ गया क्या होता है। इसमें ब्रांड नेम हो गया, ब्रांड मार्क हो गया, ट्रेडमार्क हो गया। अच्छा ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए? शॉर्ट, सिंपल होना चाहिए, इंप्रेसिव होना चाहिए, आपके प्रोडक्ट को बताना चाहिए, सिंबॉलिकली होना चाहिए, रिलेटेबल होना चाहिए, एब्यूसिव लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए, इजी टू रिमेंबर होना चाहिए, कैची होना चाहिए, ठीक है, ये सब होना चाहिए। अब हमारे पास ब्रांडिंग में हम जब बात करते हैं आगे, तो एक होता है इंडिविजुअल ब्रांड नेम। जैसे कि तुम लोगों ने हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड ये नाम सुना होगा, लेकिन शायद इतने प्रोडक्ट्स तुम हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड HLL के यूज़ करते हो जो तुम्हें खुद नहीं पता होंगे। अच्छा, ये हिंदुस्तान लीवर वालों का है। जैसे कि लक्स एक अलग है और लाइफ बॉय एक अलग ब्रांड है, ठीक है, और ये सब हिंदुस्तान लीवर के अंडर में है, ठीक है। लेकिन अगर हम मारुति की बात करें तो मारुति में हमारे पास क्या क्या आता है? मारुति की वैगनार है, मारुति ऑल्टो, K10, मारुति 800, ऐसे हुंडई की i10, हुंडई i20, फिर यानी कि उनके नाम के साथ हम वो लगा रहे हैं। मैगी है तो मैगी मसाला है, मैगी नूडल्स है, मैगी सॉस है, सबके साथ मैगी लग रही है नाम, है ना, तो वो फैमिली ब्रांड नेम हो गया। तो जब आप इसके मेन ब्रांड नेम को जानते ही नहीं हो और आप उस प्रोडक्ट को ही उसके ब्रांड नेम से जानते हो, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल ब्रांड नेम। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, ये लिखा सब जगह होगा हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड है, लेकिन वो अपने प्रोडक्ट के नेम से होगा। फिर होते हैं कॉरपोरेट नेम, जैसे कि कॉरपोरेट नेम में क्या हमने कहा? रिलायंस, टाटा, बजाज, ये सब क्या है? कॉरपोरेट नेम है, आप इनको कॉरपोरेट नेम से जानते हो। फिर कुछ हमारे एल्फेन्यूमेरिक नेम है, जैसे i10, i20, एक मेडिसिन लिव 52, ये सब हमारे कॉर्पोरेट नेम होता क्या है? मतलब जब हम कहते हैं कि कॉरपोरेट नेम इज कि आप उस कॉरपोरेट नेम को जानते हो। आप ये जानते हो कि टाटा का प्रोडक्ट है, फिर आप कहोगे अच्छा तनिष्क टाटा वालों का है और टाटा प्रोडक्ट लिखा होता है। आप तनिष्क को अलग से जानते हो, अच्छा तनिष्क टाटा वालों का है, ऐसे करके। तो इसमें राजी ट्यूटोरियल्स क्या है? हाँ, राशि ट्रूल्स कॉरपोरेट नेम में हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि हमारा कोई अलग से ब्रांच नहीं है, कोई प्रोडक्ट अलग अलग से नहीं है, तो इसलिए हम उसको इंडिविजुअल भी वही है, कॉरपोरेट भी वही है, फैमिली भी वही है, सब वही है, क्योंकि एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है। जहाँ पे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पे ये सब बातें मैटर करती हैं, ठीक है। तो इस तरह से ही ब्रांडिंग होती है, टैगलाइन होती है, ठीक है। फिर लेबलिंग, मैंने बताया कि लेबलिंग क्या होता है, कि लेबलिंग में हमें क्या क्या डालना होता है। फिर पैकेजिंग की बात आती है। पैकेजिंग क्या होती है? प्रोडक्ट को टाइट, तो पैकेजिंग प्रोडक्ट को क्या करता है? हाँ, एंड इवन लाइक हमारा जो प्रोडक्ट है उसको बाकी सब में आइडेंटिफिकेशन और डिफरेंशिएशन में भी प्रोडक्ट हेल्प करता है ना, ठीक है। फिर इसमें हमारे पास पेटेंट्स, ये सब इसी के पार्ट हैं वैसे तो। टैगलाइन, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, और क्या था? इसकी तो अलग से है ना, वो IPR
इंडस्ट्रियल डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, ट्रेड सीक्रेट। तो पेटेंट्स क्या होते हैं, एक एक पे बात करते जाते हैं साथ साथ, वरना फिर स्किप हो जाएंगी चीज़ें। पेटेंट्स क्या होते हैं, पेटेंट्स का मतलब हो गया कोई भी जो हमारी प्रोसेस है, जैसे हमारी मान लो रेसिपी है, हमारी आर्ट है, ठीक है, उसको जब हम लीगल फॉर्म में करवा देते हैं कि ये, जैसे कि मैगी मसाला नूडल्स की जो रेसिपी है उसमें जो इंग्रेडिएंट हैं वो पेटेंट राइट ले लेते हैं, या अगर कोई सॉन्ग किसी ने कंपोज किया तो उसके पेटेंट राइट, मान लो मैंने कोई बुक लिखी तो उसके पेटेंट। बस पेटेंट राइट और कॉपीराइट में क्या डिफरेंस है कि हमारा जो पेटेंट राइट होता है, पेटेंट राइट जनरली हमारा आर्ट, प्रोसेस, मेथड, इन सब के लिए होता है, ठीक है, लेकिन जो कॉपीराइट्स होता है वो जनरली म्यूजिकल कंपोजिशंस, लिटरेरी वर्क, इन पोएम्स, प्लेस, इनके लिए होता है, ठीक है ना। तो उसके अंदर जैसे रेसिपी वगैरह हो गई और मेथड हुआ तो वो ट्रेड सीक्रेट में नहीं आएगा? हाँ हाँ, तो ऐसा देखो, ऐसा थोड़ा है कि कोई एक आइटम एक जगह आगे तो दूसरी जगह नहीं आएगा। बट इसका जैसे एमसीक्यू में आता है ना कि आइडेंटिफाई करो कि क्या पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट करो, तो वो तो उसका केस स्टडी में ठीक है बता देती है। देखो, जब भी केस स्टडीज आती है ना तो कीवर्ड्स के बेसिस पर हम ये देखते हैं, जैसे कि अगर मान लो कोई सॉफ्टवेयर है या कोई प्रोसेस है, कोई रेसिपी है, तो हम उसके पेटेंट राइट ले लेते हैं, ठीक है। जो भी होता है उसका होता है एक लिमिटेड टाइम के लिए, चाहे कॉपीराइट हो चाहे पेटेंट राइट हो, ऐसे मिलेगा 5 साल, 10 साल, 8 साल, 15 साल, ऐसे मिलता है, ठीक है। कॉपीराइट हमारे जनरली इंटेलेक्चुअल जो आर्टिस्टिक वर्क होता है उसके लिए हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हमारा जो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन तो हमारा ये हो गया कि जैसे हैंडीक्राफ्ट्स है, अब देखा जाए तो हैंडीक्राफ्ट्स हमारे लिए आर्ट की फॉर्म में भी आ जाता है। तो अगर मान लो मेरा कोई हैंडीक्राफ्ट का डिज़ाइन है तो मैं उस डिज़ाइन के पेटेंट राइट ले सकती हूँ कि डिज़ाइन मेरा ही है, ठीक है ना। और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन भी है वो मेरा, कि मेरी ये कॉमोडिटी है। तो बात ये होती है कि इनमें बहुत थोड़ा डिफरेंस है, तो आपको कीवर्ड्स पे ही जाना होता है। तो जैसे कि अगर हम पेटेंट की बात करें तो पेटेंट के जो कीवर्ड्स हैं वो हैं किसी भी आइटम को बनाना, उसको सेल करना और उसको लिमिटेड टाइम के लिए यूज़ करना, ठीक है। तो जैसे कि कोई आर्टिकल हो गया वो पेटेंट राइट में चला गया, कोई भी ऐसा आर्टिकल जैसे कि कोई चीज़ बनाने की है। तुमने बैंडिश पंडित का सीज़न 1 देखा है? ओके उसमें वो एक इंस्ट्रूमेंट बनाता है, तो वो उस इंस्ट्रूमेंट के लिए पेटेंट करवाना चाहता है क्योंकि उसने वो इंस्ट्रूमेंट खुद से डेवलप किया था, तो पेटेंट राइट होगा। ये जो हमारा कैमरा है, ये जो है, इन सब के पेटेंट राइट्स होते हैं कि ये डिज़ाइन हमारा हो गया। तो कोई भी हमें लगता है कि ये सिमिलर ही है, दूसरा टैब भी सिमिलर ही है, तो वो एकदम सिमिलर नहीं होता, थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर होता है। आपने वो केस स्टडी पढ़ी थी भी, मतलब हो गया काफ़ी टाइम, बट न्यूज़ पे भी बताया था कि अमिताभ बच्चन ने अपनी जो उनकी वो है वॉइस है उस पे भी कॉपीराइट करवाया था मेरे ख्याल से, कि कोई और, क्योंकि उनके वॉइस ओवर्स बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे थे, बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे थे। तो इस तरह के जो लोग, जैसे सिंगिंग में होती है, सिंगिंग में आपकी कॉपीराइट्स चले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। ट्रेड सीक्रेट एक अलग चीज़ है। ट्रेड सीक्रेट है कि आपका जो कॉन्फिडेंशियल यूएसपीज हैं वो आपका ट्रेड सीक्रेट है, ठीक है ना। ट्रेड सीक्रेट में आपका एक ऐसा फॉर्मूला, एक ऐसा पॉइंट है जो आप किसी के साथ नहीं करोगे, और वो शायद छोटा सा पॉइंट होगा। मान लो किसी का ट्रेड सीक्रेट इस फॉर्म में हो कि हमें किस टाइम पे सोशल मीडिया पे पोस्ट करना चाहिए, किसी ने इस पे बहुत रिसर्च कर रखी है, वो उसका ट्रेड सीक्रेट है कि उसने, तो जैसे हम किसी को बोलते हैं अरे भाई ऐसा क्या है कि इसके रील डलते ही इस पे व्यूज़ इतने आ जाते हैं, अब उसका ट्रेड सीक्रेट है। तुम पूछोगे भी तो कोई कुछ नहीं बताएगा, क्यों बताएंगे, वो उसका ट्रेड सीक्रेट है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो कोई मुझसे ही बोल देता है कि ऐसा आप क्या करते हो कि आपके बच्चों के नंबर कैसे आ जाएंगे, तो बच्चे ही पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई तो ऐसा भी सीक्रेट होगा जो मैं बच्चों को भी नहीं बताऊंगी और उनसे करवा लूंगी वो चीज़ कि तुम्हें पता भी नहीं चलता, मैं तुमसे वो करवा लूंगी, वो मेरा सीक्रेट होगा ना। अब वो तो अगर मुझसे मैम इसके प्री बोर्ड्स तक तो 30 नंबर आए थे, अचानक से इसके 80 कैसे आ गए,
क्या किया आपने इसके साथ, तो मैंने जो भी किया उसे भी नहीं पता होगा मैंने क्या किया उसके साथ, क्योंकि मैंने उसे बता के थोड़ा ना किया। तो वो ट्रेड सीक्रेट है ना, वो मैं क्यों बताऊंगी। नंबर से मतलब होना चाहिए ना, बच्चे को तो आ गए, दैट्स इट। ठीक है, तो वो ट्रेड सीक्रेट बेसिकली जो मेरे अंडर में, जो मेरे इमीडिएट पर्सन होंगे काम करने वाले, बेसिकली उन्हें भी नहीं पता होता। ठीक है, मतलब ये नहीं कि अच्छा इनका ट्रेड सीक्रेट इसको तो, इनकी डॉटर को तो पता ही होगा, नहीं पता होगा। जब कभी मैं अपने डॉटर को हैंड ओवर करूंगी अपना बिजनेस, तब मैं उसे बताऊं कि दिस इज अ ट्रेड सीक्रेट बिकॉज आई एम हैंडिंग ओवर टू यू एंड आई एम बैक फ्रॉम दिस बिजनेस। तो ट्रेड सीक्रेट वो सीक्रेट है जो आपका दिमाग के अगर इधर वाली शेल्फ में रखा है तो आपकी इधर वाली शेल्फ को भी नहीं पता होना चाहिए। ठीक है, फिर प्राइस आता है। प्राइस का मतलब क्या हुआ, वैल्यू फॉर मनी, मतलब आपको जो भी एक प्रोडक्ट है उसकी कितनी वैल्यू आप रख रहे हो, वो दैट इज द प्राइस, सिंपल। तो प्राइस को ध्यान में रखना क्या होता है, जब भी कोई प्राइस फिक्स होता है तो उसमें हम कॉस्ट पे ध्यान देते हैं कि कितनी कॉस्ट है, उसकी इलास्टिसिटी कितनी है। ठीक है, मेजर ये दो फैक्टर्स होते हैं कि हमारे उस प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट कितनी है और उस प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी कितनी है। इन दो फैक्टर्स पे सबसे ज़्यादा हमारा प्राइस डिपेंड करता है। ठीक है, बट अगर हम प्राइसिंग डिसीजन लेते हैं तो हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स हैं तरह के, जैसे कि प्राइसिंग में एक है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। हमने कहा जितनी भी कॉस्ट आएगी, हमारी स्ट्रैटेजी है, हमारी जितनी भी कॉस्ट आएगी उसमें कॉस्ट प्लस 40% हमें प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, या हम 50% चाहिए, तो जितनी भी कॉस्ट आएगी उसको इतना हमें प्रॉफिट चाहिए। तो इसमें हमारा क्या है कि ठीक है, इसका फ़ायदा ये हो गया कि हमें ये पता है कि हमारे प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट कितनी है और हमें कितना प्रॉफिट चाहिए, तो बहुत ईजीली बाइफर्केटेड है कॉस्ट एंड प्रॉफिट। लेकिन इसका नुकसान क्या है, इसका नुकसान ये है कि ये बहुत ईजीली हमारे कॉम्पिटिटर्स इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, और फिर अगर किसी को ये पता लग जाता है कि इनकी कॉस्ट प्लस प्राइसिंग हो रही है तो हमारे कॉम्पिटिटर सबसे पहले अपनी कम कॉस्ट पे प्रोडक्ट बनाएंगे, और वो ज़रूरी नहीं है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग का मॉडल लें। तो इसका बेनिफिट क्या है, द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस इज दैट कंपनी नोज एग्जैक्टली द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर दे इंकर्ड, सिंपलेस्ट मेथड है, एंड कंपनी इज यूजिंग इट्स ओन डेटा फॉर डिसाइडिंग कॉस्ट, सो इट इज ईजी टू इवेल्युएट, प्राइस निकालना आसान हो जाता है। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस को, फ्यूचर डिमांड को कंसिडर नहीं कर रहा। ठीक है, इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द कॉम्पिटिटर्स एक्शंस, ये कॉम्पिटिटर्स को भी स्टडी नहीं कर रहा, और समटाइम्स इट कैन रिजल्ट द कंपनी ओवर एस्टिमेटिंग द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, बिकॉज इसमें हम इट इंक्लूड संक कॉस्ट एंड इग्नोर्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। संक कॉस्ट जो होती है उसको तो इंक्लूड कर लिया कि हमारी क्या है, लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इग्नोर नहीं किया, मार्केट ट्रेंड्स को इग्नोर कर दिया। तो बहुत सारी चीज़ें जो ये इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, फिर एक होती है संक कॉस्ट। क्या होती है संक कॉस्ट? क्या होती है अब एनी आइडिया? संक कॉस्ट वो थी कि हमने जितना लाइक हमारे प्रोडक्ट में जितना लगा पर वो सॉर्ट ऑफ वैल्यू उसकी उतनी नहीं हुई। तो जैसे 5 रुपये का बना तो 5 रुपये। हाँ, मतलब बेसिकली द कॉस्ट विच कैन नॉट बी रिवर्ट बैक, आप उसे रिवर्ट नहीं कर सकते हो, संक डूब गई, वो हो गई, लग चुकी है वो कॉस्ट, अब इरिवर्सिबल है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या होता है? कम में रखते हैं। हम इनिशियली प्राइस को कम रखते हैं, कम अमाउंट पे रखना, यानी कि पहले आप कम अमाउंट पे रखोगे, फिर मार्केट कैप्चर करके फिर बढ़ा दोगे। होता नहीं है, ये नेटफ्लिक्स को देखो, नेटफ्लिक्स ने ही तो किया। नेटफ्लिक्स ने पहले बहुत कम प्राइस रखा था और बड़ी सारी ऑप्शंस थी, अब नेटफ्लिक्स ने अपना एक प्राइस कर दिया और उसको भी मंथली कर दिया, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अमेज़न प्राइम है, अमेज़न प्राइम स्टार्ट हुआ था बहुत कम से, 299, 399, 499 से स्टार्ट होते थे, अब देखो कितना ऊपर पहुंच गया। जियो, ये सब क्या है, इन्होंने पहले लोगों को आदत डाल दी, ये सीरीज देखो, अब इसका सीजन 1 देखो, अब ये देखो, अब वो देखो, और अब वो पैसे बढ़ा देते हैं। अब हम सोचते हैं यार सीजन 1 देखा था, सीजन 2 भी देखना है, तो फिर सब्सक्राइब करते हैं। अरे कुछ नहीं होता इतने समय, मिल बांट के कर लेंगे।
तो बात वही है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग में आप नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए प्राइसिंग रखते हो और इस स्ट्रैटेजी में आप लोगों को आदत डालना चाहते हो और शॉर्ट टर्म में आपने एक प्रॉफिट चाहे कम करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, बाद में लोगों को जब आदत पड़ जाएगी, हम मार्केट कैप्चर कर लेंगे, तब हम इसका प्राइस बढ़ा देंगे। ठीक है। फिर हमारे पास होता है प्राइस स्कीमिंग, हाई प्राइस बढ़ा के करते हैं हम। इसमें हमें कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम देखो फोन जितने भी आते हैं वो फोन हमेशा लॉन्च होते हैं महंगे और उसके बाद फिर कम पर हम उन बाद में उसके प्राइस कम कर देते हैं। क्यों? जनरली तुम देखना टेक्निकल गुड्स में प्राइस स्कीमिंग वाली चीज आती है। शुरू में हाई प्रॉफिट ले लो, अच्छा प्रॉफिट ले लेते हैं, कॉम्पिटिटर से ज़्यादा प्रॉफिट लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जैसे ही हमारा ये फ़ोन हो गया, टैब हो गया, कंप्यूटर्स हो गए, टीवी हो गया, ये सब चीज़ें जैसे मार्केट में कुछ न्यू फीचर्स के साथ लॉन्च करेंगे, कुछ दिनों बाद ही बाकी हमारे कॉम्पिटिटर्स भी वो फीचर्स ले ही आएंगे, क्रैक कर ही लेंगे। अगर हमारे पास पढ़े लिखे लोग हैं तो उनके पास भी पढ़े लिखे लोग हैं भाई। तो इसीलिए वो सोचते हैं शुरू में हम हाई प्राइस लेके अपना एक हाई प्रॉफिट मार्जिन रख लें। दिस इज वन रीज़न। अनदर रीज़न इज कि टेक्नोलॉजिकल आइटम्स में जब पब्लिक लॉन्च हो गया तो लॉन्च होने के बाद एक बार अगर ये लगता है कि अगर कुछ प्रॉब्लम आई तो कम लोगों के पास ही है, तो उनको लोकेट करना ईजी हो जाता है। कुछ प्रॉब्लम आई तो हम मार्केट से वापस ले सकते हैं, ठीक है ना, बाय बैक करना ईजी हो जाता है कम कस्टमर से, और फिर उसको ठीक करके हम कर सकते हैं। जियो ने जैसे किया था, जियो ने शुरू में जब अपना नया फ़ोन डाला था तो थोड़ा सा कॉस्टली डाला था और फिर उन्होंने सबको कहा था कि हम बाय बैक ले रहे हैं, आपने जितने में लिया था आपके पास अगर बिल है तो उसमें हम वापस ले लेंगे। तो लोगों ने वापस बहुत किए थे क्योंकि ख़राब आए थे, ओप्पो का भी हुआ था। तो ये सब इसके फ़ायदे होते हैं कि मार्केट को कैप्चर करने में इनको, फिर बाद में जब मार्केट को रीलॉन्च करते हैं तो अपने सारी शॉर्टकमिंग्स के बाद रीलॉन्च करते हैं। शॉर्ट टर्म ही होता होगा। ये शॉर्ट टर्म ही होता है। एंड इवन जो पेनिट्रेशन है वो भी शॉर्ट टर्म ये होते सब शॉर्ट टर्म ही है, शॉर्ट टर्म ही चलता है सब मामला। कोई भी प्राइस कभी लॉन्ग टर्म होता ही नहीं है। कॉस्ट प्लस लॉन्ग टर्म नहीं चलता। कॉस्ट प्लस भी बहुत लॉन्ग टर्म कभी भी नहीं चलेगा, क्योंकि आप जितनी कॉस्ट दोगे आपके कॉम्पिटिटर्स जो है उससे कम कॉस्ट में लॉन्च कर देंगे। कोई भी प्राइस, कोई भी कंपनी देखो 1 साल से ज़्यादा का नहीं रखती। वही कहते हैं तो लास्ट ईयर का प्राइस था, जैसे अभी बात करो तो 24 का प्राइस था। कोई भी प्राइस कभी भी नहीं होता बहुत लंबे समय तक, एक सीज़न। फिर होता है वेरिएबल प्राइस। वेरिएबल प्राइस में क्या होता है, जैसे कि मान लो आप आजकल तो वेरिएबल प्राइस मेथड सबसे ज़्यादा चल रहा है। आप ज़्यादा क्वांटिटी लोगे आपको चीज़ सस्ती पड़ेगी, आप कम लोगे आपको महंगी पड़ेगी। जैसे हम वो प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी करते हो। हाँ, तो इसमें क्या है, अलग अलग रेट्स हैं, अलग अलग तरह से। सिर्फ क्वांटिटी बेस्ड ही नहीं होता, क्वांटिटी बेस्ड के अलावा कौन ले रहा है, जैसे कि अगर स्टूडेंट ले रहे हैं तो उनको इतने की पड़ेगी, लेकिन अगर कोई और ले रहा है नॉन स्टूडेंट्स तो उनको इतने की पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि बुक्स हैं, अगर टीचर्स को बुक देते हैं तो बुक टीचर्स को वो डिस्काउंट दे देते हैं, लेकिन अगर नॉन टीचर्स को ही है तो उनको महंगी मिलेंगी। तो ये वेरिएबल प्राइसिंग है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्लेस मिक्स। प्लेस मिक्स में हमारा मेन क्या होता है, लोकेशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कि एक जगह हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन हुई और उस प्रोडक्शन के बाद हमारा उसके जो कंज्यूमर्स हैं वो तो अलग अलग जगह पर होंगे। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, हमारी कौन सी ऐसी लोकेशन है जो हमारे टारगेट कस्टमर्स हैं उनकी क्या क्या लोकेशन है, वहाँ तक कैसे पहुँचेगा। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। अब चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास एक तो होता है डायरेक्ट चैनल, यानी कि प्रोड्यूसर से डायरेक्ट कस्टमर का है, ठीक है, जिसमें कि हम मिडल मैन को बिल्कुल हटा देते हैं। दिस इज द मोस्ट इकोनॉमिकल। ठीक है, एक होता है जिसमें प्रोड्यूसर है, फिर रिटेलर है और फिर कस्टमर है। ठीक है, यानी कि कोई बीच में होलसेलर नहीं है, यह प्रोड्यूसर आया और प्रोड्यूसर से फिर वो रिटेलर के पास गया और रिटेलर ने कस्टमर को दिया। इससे फ़ायदा ये होता है कि ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हैं। जो हमारा ज़ीरो लेवल है उसमें हमारा कवरेज एरिया थोड़ा कम होगा, लेकिन इसमें कवरेज एरिया ज़्यादा होगा और हर जगह का रिटेलर अपने कस्टमर से फीडबैक लेकर प्रोड्यूसर को बता भी पाएगा कि ये कस्टमर का फीडबैक है। लेकिन कई बार हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें हम डायरेक्ट रिटेलर को भी नहीं कर सकते, हमें होलसेलर चाहिए ही चाहिए होता है। तो एक हमारे पास होता है प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर और कस्टमर।
और इसके भी बाद प्रोड्यूसर के बाद एजेंट हुआ, एजेंट ने होलसेलर को दिया, होलसेलर ने रिटेलर को, और फिर उसने कस्टमर को। समझ रहे हो? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब जितना हमारा लेवल बढ़ता जाएगा उतना ही हमारा एरिया एक्सपैंड होता जाएगा, लेकिन उतनी ही वो कमोडिटी महंगी भी होती जाएगी, क्योंकि हर लेवल अपना अपना प्रॉफिट लेगा। तो ऐसे में अगर हमारा प्रोडक्ट ऑलरेडी एक हाई कॉस्ट प्रोडक्ट है, हेवी मशीनरीज हैं, जनरली हेवी मशीनरीज जो होती हैं वो ज़ीरो लेवल पे चलती हैं, वो प्रोड्यूसर से डायरेक्ट कस्टमर पे जाती हैं। जितनी भी स्मॉल लेवल हैं, जैसे कि आप लोग जो डेली ईटेबल्स लेते हो, ये इसमें मल्टी लेवल चलता है, क्योंकि छोटी आइटम है ये, ठीक है। तो जितने भी आपके डेली कंज्यूमेबल्स हैं उनमें ऐसा ही होता है। लेकिन अगर आपके ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत बड़े प्रोडक्ट्स हैं, तो उसमें हमारा ज़ीरो लेवल चलता है। बट ऐसा कोई रूल नहीं है, बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी हैं जिनमें हमारा बिल्कुल ये 3 लेवल चल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग लेवल हैं, इसका कोई सेट रूल नहीं है, ये सब एक एंटरप्रेन्योर को देखना पड़ता है। जैसे सर्विस इंडस्ट्री है, सर्विस इंडस्ट्री में तो बीच में एजेंट्स क्या ही होंगे। अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो इसमें एजेंट क्या होंगे, क्योंकि तो साइमल्टेनियस हो रहा है ना, मैंने प्रोड्यूस किया, तुमने कंज्यूम किया, साइमल्टेनियस है। इसमें तो हम प्रोडक्शन और कंजम्पशन को भी सेपरेट नहीं कर सकते। एक डॉक्टर है तो उन डॉक्टर में क्या ही होगा, जो ये तो जनरली कहाँ होता है, जहाँ पे ऐसी टेंजिबल गुड्स है, यानी कि गुड्स की कैटेगरी में हो सकता है। लेकिन सर्विसेज में दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि हम इसमें चैनल्स बीच में लाएं, ठीक है। ऑल तो आजकल सब कुछ होने लगा है, कॉलेजेस में एडमिशन के लिए जाओगे तो उसमें एजेंट्स होते हैं, अब्रॉड स्टडी के लिए जाना है तो उसमें एजेंट्स होते हैं, तो एजेंट्स के थ्रू आप वहाँ जाते हो, कॉलेजेस तक अप्रोच करते हो, तो आजकल तो सब कुछ ही पॉसिबल है। इसमें बट एक चीज़ है, जैसे हम जीरो लेवल के लिए बोलते हैं कि वो मतलब उसमें हमारी तो मार्केट जो है वो स्मॉल होती है, क्योंकि हम डायरेक्टली इंटरैक्ट कर रहे हैं। बट जैसे अभी पूरा ऑनलाइन हो गया है, तो इसमें तो हमारा हाँ जोग्राफिकल एरिया की बात ही नहीं रही, डायरेक्ट प्रोड्यूसर से। लेकिन अब उसमें प्रोड्यूसर को अगर कस्टमर तक देखना है तो उसको अपने यहाँ पर ही एक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाना हो जाएगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब देखो हर सबके अपने फ़ायदे नुकसान है। अगर आप होलसेलर को बीच में लेते हो तो प्रोड्यूसर को अपने यहाँ वेयर हाउसिंग नहीं करनी पड़ेगी, फिर वो एजेंट होलसेलर्स अपने पास वेयर हाउसिंग करेंगे या वो रिटेलर्स अपने पास वेयर हाउसिंग करेंगे। अगर होलसेलर बीच में है तो ना रिटेलर को वेयर हाउसिंग करनी, ना प्रोड्यूसर को करनी, होलसेलर कर लेगा। तो सबके अपने फ़ायदे नुकसान हैं, एक उसको देखना पड़ेगा एंटरप्रेन्योर को। जैसे Amazon है, अब टेक्निकली वो एक ऐप है, वेबसाइट है, जिसके थ्रू जो प्रोड्यूसर्स है वो अपना सेल ऑफ कर रहे हैं। तो वो अगर देखा जाए वो हुआ तो जीरो लेवल चैनल ना, जीरो लेवल नहीं है। Amazon एजेंट है, एजेंट का काम कर रहा है। सारे प्रोडक्ट उसके खुद के थोड़ी ना होते हैं, कितने सारे प्रोडक्ट दूसरी कंपनी के हैं, वो तो मिडिल मैन का काम कर रहा है, अपना भी ले रहा है, और वो तो जितना कमीशन दे रहा होता कोई नहीं लेता। हाँ वो रिटेलर है, लेकिन वो प्रोड्यूसर से रिटेलर तो हुआ ना। और Amazon भी ऐसा नहीं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स वो डायरेक्ट प्रोड्यूसर से ना लेके वो भी होलसेलर से लेता है, वो रिटेलर से भी ले रहा है, वो रिटेलर से भी ले रहा है, ठीक है ना। फिर एक हमारे पास डाउनवर्ड फ्लो ऑफ गुड्स आता है प्रोड्यूसर टू कस्टमर, और एक अपवर्ड फ्लो होता है, वो क्या होता है, कैश पेमेंट। यानी कि प्रोड्यूसर ने कस्टमर को सामान भेजा और कस्टमर ने उसको पैसे भेजे, तो इसे हम डाउनवर्ड एंड अपवर्ड फ्लो कह देते हैं। फीडबैक भी आ जाता है, वो भी प्रोड्यूसर को फीडबैक मिल जाता है कस्टमर से, ठीक है। अब अगर हम मार्केट की बात करें कि किसी भी प्रोडक्ट में क्या क्या पॉइंट्स को कंसिडर करना चाहिए, तो प्रोडक्ट के कंसिडरेशंस में उसकी यूनिट वैल्यू मतलब पर प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड और कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट, ठीक है। स्टैंडर्डाइज्ड और कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट क्या होता है, स्टैंडर्डाइज्ड जैसे अगर बॉटल कर दे तो ये स्टैंडर्ड गुड है, क्योंकि इस पे मतलब जैसे स्पेसिफिक नहीं है। हाँ, कस्टमाइज हो गया जैसे नाम वगैरह, जैसे नाम लिखवा देते हैं। अब आजकल जैसे हर चीज़ ही कस्टमाइज होती है, बॉटल पे नाम लिखवा दिया कस्टमाइज्ड हो गई। आजकल तो मार्कर पे भी नाम लिखवा देते हैं, बताओ, पेन पे नाम लिखवा देते हैं, वो कस्टमाइज्ड हो गई। डायरी पे नाम लिखवा दिया, कस्टमाइज्ड हो गई, है ना। और स्टैंडर्ड तो है ही, ये स्टैंडर्ड ही है, ठीक है ना। पेरिशेबिलिटी के बेसिस पे करें तो जनरली जितने भी
पेरिशेबल गुड्स होते हैं यानी कि जल्दी ख़राब होने वाले, उनके मिडिलमैन कम होते हैं, क्योंकि वो पेस्ट्री जैसी चीज़ है, पेस्ट्री जैसी चीज़ आपको प्रोड्यूसर से डायरेक्ट मिल रही है। अब पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा आपको डायरेक्ट ही मिल रहा है, फ्रेंचाइजी है चाहे डोमिनोज, लेकिन आपको डायरेक्ट ही तो आ रहा है, उसमें मिडिलमैन और इन्वेंट्री कहाँ से आएगी? वो तो बना और तुम्हें भेज दिया, जरा सा ठंडा होगा तो तुम लड़ जाते हो कि भाई ठंडा है, तो उसमें तो खाने का मन कर गया पिज़्ज़ा। मेरे को मत बोलो। नहीं, 26 मार्च के बाद खाएंगे, 29 मार्च के बाद खाएंगे। चलो, फिर हमारे पास आया टेक्निकल नेचर। टेक्निकल नेचर क्या होता है कि कोई भी कमोडिटी जो होती है, कोई भी प्रोडक्ट होता है, वो कितना टेक्निकल है। ठीक है, टेक्निकल मतलब एक जैसे कोई ऐप होती है, कोई ऐप तुम कहते हो कि अरे उसकी ऐप बड़ी अच्छी है, ये ऐप बड़ी यूजर फ्रेंडली है, और एक ऐप ऐसी है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। लाइक पर्सनली सीबीएसई की वेबसाइट को अगर देखें तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, जितनी भी एजुकेशनल है, सीबीएसई हो गया, आईसीआई हो गया, इनकी वेबसाइट्स बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो वो चीज़ें होती हैं कि टेक्निकल क्या है इसमें। ठीक है, फिर मार्केट में हमारे नंबर ऑफ बायर्स कितने हैं, किस तरह के बायर हैं, किस तरह की बाइंग हैबिट्स हैं, ये भी मैटर करता है। मतलब कोई कमोडिटी है, उसके बायर हैं कितने, ठीक है, नंबर ऑफ बायर कितने हैं, और नंबर ऑफ बायर हैं तो वो किस तरह के हैं, उनका एज ग्रुप क्या है जनरली। अब जैसे कि अगर मान लो चाय पीने वाले लोग हैं, तो चाय पीने वाले में वेरी ऑब्वियस रीजंस 5-6 साल 8 साल के बच्चे तो नहीं होंगे ना। उसमें कौन सा क्राउड होगा? 2 तरह का, या तो बिल्कुल यंगस्टर्स होंगे या बिल्कुल 60s वाले होंगे। हमारी एज के लोग बहुत ही कम होंगे जो टपरी पे जाके चाय पीने बैठेंगे। हमारी एज ग्रुप के लोग बहुत कम मिलेंगे टपरी पे बैठे हुए, क्योंकि हमारे इस एज ग्रुप के लोगों में बहुत काम होता है। जनरली यंग बच्चों को चमकट होता है, और जो थोड़े से ऐसे हो जाते हैं 55 अबव, वहाँ पर होता है। ये जो 35 से 45 वाला ब्रैकेट है, 50 वाला ब्रैकेट है, इसके लोग कम मिलेंगे तुम्हें टपरी की चाय के, तो हमें वहाँ पे उस तरह की स्नैकिंग रखनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो वो चीज़ें डिपेंड करती हैं। बाइंग क्वांटिटी, नेचुरल सी बात है कि चाय के लिए कोई 4 किलो चाय तो नहीं लेगा ना, एक छोटा कप ले लेगा, एक बड़ा कप ले लेगा, एक मिडिल कप ले लेगा। कोई ये तो ना कहेगा भैया 1 लीटर चाय दे दे। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें किस तरह के बायर है, साइज ऑफ मार्केट क्या है, अगर हमारे प्रोडक्ट के मार्केट बहुत स्कैटर्ड है या बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। क्योंकि अगर आपके प्रोडक्ट के मार्केट बहुत स्कैटर्ड है तो यू नीड अ मिडल मैन टू ऑर्गेनाइज द थिंग्स। ठीक है, फिर बहुत सारी बातें आती हैं, गुडविल आता है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आती है, कॉस्ट, गवर्नमेंट के क्या इसमें रूल्स चल रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स भी आ जाते हैं। फिर हम प्रमोशन की बात करते हैं, असली पढ़ाई। प्रमोशन में क्या हुआ? प्रमोशन में आपको अपनी सेल स्ट्रैटेजी रखनी पड़ती है। आपको ये देखना पड़ता है कि हम किस तरह से अपने प्रोडक्ट को, अब खाना बना लिया हमने, अभी तक हम खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे, हमने खाना बना लिया, अब आता है उस खाने को प्रेजेंट करना। ठीक है ना, अब चाय तो बन गई, अब चाय का कप देख के आह मज़ा ही आ गया, इस कप में तो चाय पीने का मज़ा ही आ जाए। ठीक है, तो चाय उस चाय वाले के साथ ना एक मठरी वो फ्री देता है, ये हमारी सेल स्ट्रैटेजी है। उस चाय वाले के यहाँ ना गाने बहुत बढ़िया चलते हैं, ये उसकी सेल स्ट्रैटेजी है। उस चाय वाले के यहाँ ना ब्यूटीफुल बहुत अच्छी है, ये है। फिर यंगस्टर्स में तो और भी बड़े सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। क्राउड कैसा आता है, लड़कों को लड़कियां चाहिए ताड़ने को, लड़कियों को लड़के चाहिए ताड़ने को, तो भाई ये भी सेल स्ट्रैटेजी होती है। ये जो हमारे कैफे यहाँ चल रहा है ना, वो कैफे इसी बेसिस पे चल रहा है कि क्राउड कहाँ का आ रहा है, कौन से एरिया का क्राउड आ रहा है, कौन से कॉलेज का क्राउड आ रहा है, बहुत मैटर करता है। हम जिस कॉलेज में पढ़ते हैं वहाँ पे सारा नजफगढ़ का क्राउड आता था, वहाँ कोई कैफे वैफे ना चलते, क्योंकि नजफगढ़ वाले क्राउड आता था, वहाँ के लोग कैफे में बैठते ही नहीं थे, तो हमारे वहाँ पे सेल स्ट्रैटेजी में कुछ लगा ही नहीं सकते थे, ना चाय पियेंगे ना कॉफ़ी पियेंगे, निकलो। तो बात वो है कि सेल स्ट्रैटेजी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि जो आपके कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस भी करे, आपके कस्टमर्स को सेटिस्फाई भी करे, और उनको इतना फोर्स कर दे विलिंगली दे स्पेंड मनी। वो हमारी सेल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ठीक है, हमारे पास 2 तरह की स्ट्रैटेजीज होती है, एक होती है डायरेक्ट, एक होती है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब तो सिंपली ये हो गया,
नेगेटिव मतलब कि भाई उनका प्रोडक्ट बेकार है, आप ये देखो। ठीक है जी। इनडायरेक्ट में क्या होता है, इनडायरेक्ट में आप पॉजिटिव दिखाते हो, आप इनडायरेक्ट में ये दिखाते हो हमारा ये अच्छा है, हमारा ये अच्छा है, हमारा ये अच्छा है। लाइक अभी मैं एक गाड़ी के शोरूम से होकर आ रही हूँ, वहाँ पर उसने हमें पहले अपनी गाड़ी की सारी अच्छी अच्छी बातें बताई, हमारी गाड़ी में ये अच्छा है, हमारी गाड़ी में ये अच्छा है, हमारी गाड़ी में सब कुछ अच्छा अच्छा बता दिया। ठीक है जी, बड़ा इन्फ्लुएंसिंग से लगा। हाँ चलो, जो हमारी चेकलिस्ट थी वो चेक होती गई, तो वो इनडायरेक्ट सेल थी, बहुत अच्छी हुई। अब वो इनडायरेक्ट सेल कैसे डायरेक्ट में कन्वर्ट हुई? अच्छा, आपने भी तो कुछ और सर्च किया होगा ना, आप बताओ। तो हमने कहा हाँ कर रहे हैं। फिर कहते देखो जो आपकी रेंज है ना, उसमें तो आपको एक आइटम मिल जाएगी, मैं आपको बताता हूँ। वो लोग ना ये नहीं दे रहे, हम ये दे रहे हैं, वो ये नहीं दे रहे, हम ये दे रहे हैं, वो ये नहीं दे रहे, हम ये दे रहे हैं। उन्होंने हमने 10 पॉइंट गिना दिए, वो ये नहीं दे रहे और हम दे रहे हैं। दिस इज डायरेक्ट सेल स्ट्रैटेजी, नेगेटिव सेल स्ट्रैटेजी। अब आप दूसरे में कमी निकाल के, तुम अच्छे हो दैट इज ओके, वो गड़बड़ है वो हमारी। तो हम ये नहीं कह सकते कि डायरेक्ट नेगेटिव है तो गलत है या इनडायरेक्ट ही करनी चाहिए। अब सेल स्ट्रैटेजी ऐसे होनी चाहिए कि हमें दोनों का कॉम्बिनेशन रखना बहुत ज़रूरी है। तो हमें अपने प्रोडक्ट को प्रॉपरली प्लेस करना कि कस्टमर की नीड सेटिस्फाई हो, उन्हें प्रमोट करना। टेस्टिमोनियल्स, तुम्हारे जो फीडबैक होते हैं, जो मैं कहती रहती हूँ भाई अब भर दो गूगल फॉर्म्स पे, क्या बोलती हूँ मैं तुम्हें भरने को, मैप पे रिव्यूज डाल दो, स्टार रेटिंग दे दो। तो टेस्टिमोनियल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। हालांकि आजकल पूरी सेल स्ट्रैटेजी में सब कुछ खरीदा भी जा सकता है, लेकिन जो भी एक अवेयर बायर होगा वो पढ़ के भी समझ जाएगा। आप लोग एकदम पढ़ के समझ जाते हो कि ये ओरिजिनल फीडबैक है, टेस्टिमोनियल्स हैं या ये बनाए हुए हैं, ये हर कोई समझ जाता है। ठीक है। कोर सेलिंग स्ट्रैटेजीज हमें बनानी है कि जिसमें हम सिर्फ सेल की बात कर रहे हैं। ठीक है। फिर प्रमोशन की बात करते हैं। अब प्रमोशन स्ट्रैटेजी क्या होगी, हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे करेंगे। प्रमोट करने के लिए एक तो अबव द लाइन है, एक बिलो द लाइन है, एक थ्रू द लाइन है। क्या मतलब होता है इन तीनों का? अबव द लाइन में लार्ज ऑडियंस को कंसिडर करते हैं। जो आप टीवी में एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो, आप गूगल पे डाल रहे हो, ये सारा आपका अबव द लाइन है। ठीक है। आपके वेबसाइट्स बन रही हैं, आप जगह जगह मेन रोड्स पे होर्डिंग्स लगा रहे हो, ये सारी वो एडवर्टाइजिंग है जिसमें आपने एक एरिया को कर दिया और इसमें इररिस्पेक्टिव ऑफ अगर किसी को जरूरत नहीं है तब भी वो देख लेगा। ये अबव द लाइन है। बिलो द लाइन में जो रिक्वायर्ड है, जो टारगेट ग्रुप है, वही देखेंगे। ठीक है। जैसे कि पर्सनल सेलिंग हो गई, डायरेक्ट मार्केटिंग है, अवेयरनेस करना। हाँ, मान लो कोई बुक छापनी है किसी को, तो उस बुक के लिए वो स्कूल्स में जाएं, टीचर्स के पास जाएं, वो बिलो द लाइन हो गई। ठीक है। और थ्रू द लाइन क्या होती है? दोनों का कॉम्बिनेशन। तो बेस्ट तो थ्रू द लाइन होती है कि आप दोनों के एग्जांपल क्या होगा थ्रू द लाइन का? थ्रू द लाइन का जैसे कि मान लो हमने अभी चाय के बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो चाय के बिजनेस में हमने गूगल पे अपने टेस्टिमोनियल्स डाल दिए, हमने इंस्टाग्राम पे सब जगह डाल दिए, वो हमारी अबव द लाइन है। उसके बाद हमने बाकायदा, अगर हमें पता है कि हमारा कॉलेज एक पास में है, तो हमने उस कॉलेज में अपना बैनर लगाया कि हम चाय के साथ, ये हमारा आज की चाय के साथ स्पेशल स्नैक है, वो हमारा बिलो द लाइन हो गया। तो यानी कि हमने दोनों को क्लब करके यूज़ किया, कॉम्बिनेशन यूज़ किया। ठीक है ना। एडवर्टाइजमेंट भी तुम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, पेड फॉर्म ऑफ है, और ये पोटेंशियल कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए होता है। इसमें हम एडवर्टाइजमेंट हम किसी भी तरह से कर सकते हैं, चाहे न्यूज़पेपर के थ्रू करें, टीवी के थ्रू करें। ठीक है। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवर्टाइजिंग में है वो है कि एक अच्छा एडवर्टाइजमेंट ऐसा होना चाहिए जो लोगों की अटेंशन ले, उनका इंटरेस्ट आए, उनका मन करे आगे पढ़ने का। ठीक है ना। तो एडवर्टाइजिंग में हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, हम स्टेशनरी, बिजनेस कार्ड्स, लेटर हेड, एनवेलप्स, ये सब यूज़ कर सकते हैं। रेडियो पे, टेलीविज़न पे, मेल्स के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट, प्रेस रिलीज़, ये सब हमारे एडवर्टाइजमेंट के टाइप्स हैं। हालांकि एडवर्टाइजमेंट को बहुत लोग ऑब्जेक्शन भी देते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कई बार पर्सनल फीलिंग्स को हिट कर देते हैं। इसकी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट अल्टीमेटली प्रोडक्ट में ही ऐड होते हैं। अमिताभ बच्चन जी को बुला के करवाएंगे एडवर्टाइजमेंट, तो भाई कॉस्ट तो ऐड होगी,
वो ये भी तो कहते हैं कि एडवर्टाइजमेंट के थ्रू काफी बड़ी फॉल्स भी चला जाता है। वो एक एडवर्टाइजमेंट आया था, वो अपने बालों से ट्रक को खींच रही है, उसके बाल इतने मजबूत हो गए। अरे भैया, और वो लेडी एक्चुअली में प्रेजेंट थी, लेकिन उसको उस शैम्पू से कोई लेना नहीं था। उस लेडी के नेचुरल बाल ऐसे थे कि बहुत, और ऐसा नहीं था कि वो ट्रक खींच सकती थी, बट हाँ मजबूत बाल थे। बट आप फॉल्स दिखा रहे हो ना, तो वो तो गलत है ना। तो जैसे पीछे उसका भी आया था कि आप रेसिज्म वाली बात हो जाती है, जैसे कि वो गोरे करने की क्रीम कि फेयर एंड लवली के ऊपर आया था। हाँ, तो ये सब चीज़ें थोड़ी हो जाती हैं। पर्सनल सेलिंग तो है ही बढ़िया। पर्सनल सेलिंग में आप ये दिखा देते हो कि जो भी कस्टमर होंगे उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी या क्वेरीज होंगी, आप इमिजिएटली उसे सॉल्व कर पाते हो। एक पर्सनल टच होता है उसमें, आप ज़्यादा अवेयर कर सकते हो, ठीक है ना। फीडबैक आपको इमिजिएटली मिल जाता है। फिर सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि बिस्किट्स का पैकेट लो 25% एक्स्ट्रा, टूथपेस्ट। किसमें? हाँ, सेल्स प्रमोशन अब लाइन में आएगा कि नहीं, सेल्स प्रमोशन में कुछ टेक्निक्स हमारी अबव द लाइन है, कुछ बिलो द लाइन है। जैसे कि अगर हमने एक रैंडम ही रखा, एक टूथपेस्ट वाली कंपनी ने, कि टूथपेस्ट की कंपनी ने टूथपेस्ट के साथ ब्रश भी दिया, तो वो तो सबको ही दे रहे हैं ना। बट सेल्स प्रमोशन टेक्निक ये है कि अगर हम कूपन दे रहे हैं, कोई गेम्स दे रहे हैं, तो हम टारगेट कस्टमर, अब जैसे बच्चों में बड़ा फेमस है वो छोटा सा गोल गोल सा ऑरेंज एंड वाइट कलर की क्या आती है, जिसमें कुछ खिलौना निकलता है, और किंडर जॉय। किंडर जॉय बिलो द लाइन है, वो बच्चों के लिए है। तुम में से बेवकूफ बच्चे किंडर जॉय के पीछे पागल होते हो, उसके टॉय के पीछे। हैरी पॉटर वाला आना बंद हो गया, बताओ, बच्चे तो दुखी हो गए बेचारे। तो वो बिलो द लाइन है, ठीक है। तो इस तरह से जैसे लॉयल्टी रिवार्ड पॉइंट्स होते हैं, तो वो जो लॉयल्टी पॉइंट्स मिलते हैं वो बिलो द लाइन है, इस तरह से। जैसे स्पेसिफिकली कैफेस एंड ऑल में को कार्ड होता है जिसमें वो कहते हैं कि आप जितनी बारी परचेज करोगे हमारे यहाँ से तो आपको एक वो टेक या स्टिकर, हाँ, स्टिकर टाइप मिल जाएगा। तो वो सब मोस्टली बिलो द लाइन ही होते हैं, अबव द लाइन तो बहुत थोड़े से ही होते हैं, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे तरह के होते हैं, जैसे कि आप अगर हमारे में फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो तो आपको ये हम एक्स्ट्रा दे देंगे, या आपको बोनस मिल जाता है, कॉर्पोरेट कुछ गिफ्ट्स मिल जाते हैं, वो सब। कमीशन कि आप अगर इसको सेल इतना कर दोगे तो आपको कमीशन एक्स्ट्रा मिलेगा। फिर हमारे पास पब्लिक पीआर होता है। पीआर क्या होता है? पब्लिक रिलेशंस। पब्लिक के साथ एक रिलेशन बिल्डअप करना, जो हमारे कस्टमर्स हैं उनके साथ पॉजिटिवली उनसे इस तरह से बात करना कि वो हमसे इन्फ्लुएंस हों। जैसे कि जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं वो पीआर पे ही काम करते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, दे आर नॉट अलाउड टू एडवर्टाइज देयर बिजनेस। कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट या लॉयर को अलाउड होता ही नहीं कि वो एडवर्टाइजमेंट करें, ठीक है। तो अब वो तो पीआर पे काम करेंगे ना। कार्ड्स एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन वो अपने बैनर्स नहीं लगा सकते एडवर्टाइजमेंट के। वो ये नहीं कह सकते कि आप इनकम टैक्स रिटर्न हमसे भरवाओ इतनी तारीख तक तो हम आपको इतना डिस्काउंट देंगे। लॉयर, टीचर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल कर सकते हैं, डॉक्टर नहीं कर सकता अपना एडवर्टाइजमेंट। डॉक्टर्स तो करते हैं, जैसे जो क्लिनिक्स वगैरह होते हैं, जब वो क्लिनिक कर रहा है उनका, डॉक्टर नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये तो जितने भी हमारे पीआर होता है, पीआर हमारा अलग अलग तरह से हो सकता है। पीआर में क्या क्या हम कर सकते हैं? पीआर में हम न्यूज़पेपर के थ्रू कर सकते हैं, हम अपनी जगह जगह स्पीच देने जाएं, फिर वो सोशल मीडिया पे डालें, प्रेजेंटेशंस दें, वो सब पीआर ही होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया, बस खत्म। वाह, कितनी जल्दी चैप्टर ख़त्म हो रहा है। चलो, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, लाइक, सब्सक्राइब
शेयर एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन एंड कमेंट जरूर कर देना। कमेंट तो तुम इतने बदतमीज बच्चों ना मेरे ही नहीं करते, मैं दूसरों को। वीडियो देखो जो मैंने देखी थी ना सीखी हुई। चलो बाहर वाले बच्चों जो तुम मेरा चैनल देखते हो और ये मेरे गंदे बच्चे हैं ना, ये नहीं तुम लोग कर देना, ये गंदे बच्चे हैं, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट।